से देखते हैं खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की, तो झारखंड में अब मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को न सिर्फ रोजगार की गारंटी दी जाएगी, बल्कि रोजगार नहीं देने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच झारखंड से एक अच्छी खबर है। झारखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए वयस्क श्रमिकों को राज्य में सम्मान के साथ काम उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर अब शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार। श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर समय पर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर पहले महीने न्यूनतम मजदूरी का 1/4, दूसरे महीने आधा और तीसरे महीने पूरा भत्ता दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे। लौट कर आए मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। खासकर अकुशल श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी मजदूरों के लिए बड़ी राहत होगी, जिससे पलायन रुकेगा और लोग बेफिक्र होकर अपने राज्य में काम कर सकेंगे। देश का स्तंभ है मजदूर, तो इसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी बना रही है कि कम से कम 100 दिन नहीं, मतलब उसको परमानेंट काम मिले। क्योंकि जब मजदूर है काम शहर में कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि हर आदमी को रोजगार मिले, शहर में भी मिले, गांव में भी मिले। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पहले नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, अब बुजुर्गों को भी ठगने का काम किया जाएगा। इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो को पढ़ने का काम वर्तमान सरकार करे, कांग्रेस के लोग करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करे। वहां उसमें भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे और उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, न प्रयत्नशील है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुख्यमंत्री रोजगार योजना आज की मांग है। इस योजना के तहत जितने भी श्रमिकों के आवेदन आएंगे, सभी को काम दिया जाएगा। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है, जो सबसे खास है। चंदन, जी मीडिया, रांची। तो आगे जो होगा सो होगा, लेकिन अभी पाकुड़ में निबंधित श्रमिकों को पैंट, शर्ट और साड़ी भी बांटी गई। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की ओर से वीर कुंवर सिंह भवन सभागार में पैंट, शर्ट, साड़ी बांटी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से श्रमिकों के बीच पैंट, शर्ट और साड़ी का वितरण किया। आपको बताएं, जिले के 29,017 निबंधित महिला पुरुष श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 95% लोग कृषि से जुड़ा हुआ या श्रमिक श्रेणी का है। उसके हित के लिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो चिन्हित करके वैसे लोगों को पैंट, शर्ट का कपड़ा और महिला को साड़ी देने का काम किया। आज रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और विधायक राजेश कश्यप ने गरीब लोगों के बीच राशन बांटे। कांग्रेस की ओर से लगातार जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। आज भी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कि ये कार्यक्रम हम लोग 19 जून को रखे हुए थे, क्योंकि उस दिन हमारे नेता राहुल जी का जन्म दिवस था। लेकिन कोरोना संकट को देख करके और फिर जो हमारे जवान शहीद हुए, उसको लेके इसको कार्यक्रम को पोस्टपोन किए। उस दिन सिर्फ हम लोग पूरी सब्जी गरीबों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में पूरी सब्जी बांटे या फिर खाना खिलाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के पच्चीनों पे चलती है। उनके विचारों से शुरू से चलती हुई आई है और सेवा ही लक्ष्य हमारा धर्म है। चाहे वो प्रदेश कांग्रेस हो, चाहे प्रोफेशनल कांग्रेस हो, चाहे महानगर कांग्रेस हो, इस कोरोना काल में इस महामारी को लड़ने के लिए जमीनी तौर पे हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही है।
जितना संभव हो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो बन पड़े ज्यादा बेहतर करने के लिए ललायित भी हूं और प्रयासरत भी हूं। और यह मेरा फर्ज है, फर्ज निभा करके जनता का जो कर्ज है उसको थोड़ा सा पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पे खुद पूरे राज्य में हर एक पंचायतों में आपने देखा होगा कि लोगों को अनाज की व्यवस्था करना, उसको खाने की व्यवस्था करना या फिर उनकी सुविधा जैसे वो अच्छे से रहे उसकी व्यवस्था करना। और आज बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कोल ब्लॉक को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिससे वाणिज्यिक गतिविधियां हो सकें, लेकिन इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने कोल ब्लॉक आवंटन के बहाने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। फिर लोगों को रोजगार देने का काम भी राज्य सरकार का काम है। हम तो चाहेंगे कि जितनी भी खदानें हैं, कारखाना है, तो राज्य सरकार कानून बनावे और 85% जॉब वहां के विस्थापित और प्रभावित लोगों के नाम से वो रिजर्वेशन कर दे। हमारी पार्टी साथ देगी विधानसभा में उस बिल को पास कराने में। लेकिन ये सब काम इनको सोचता नहीं है, ये सब काम इनको समझ में नहीं आता है। दिल्ली की बैठक में, एनडीए की बैठक में जो बैठक होती है उसमें मानव प्रकार की शिरकत करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बनाते हैं। इसलिए हम लोगों का संबंध अटूट संबंध है। और जहां तक आपने विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में आपने उल्लेख किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल चाहे भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी, आज तो लड़ेगी, ये बात का विषय है, लेकिन हम यूपीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसको परास्त करेंगे। तो झारखंड में स्कूल आवंटन पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बाबूलाल के बारे में यही कह सकता हूं, नया नया मुल्ला बहुत ज्यादा प्याज खाता है। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ दिन पहले ये पत्रवीर की भूमिका में थे, अभी नया नया बीजेपी में आए हैं, मौका मिला है इन्हें अपनी बात रखने का। आज इन्हें कुछ नहीं मिलता तो पूर्व सरकार का रोना रोते हैं। पहले चीजों को अच्छी तरह जान लें, देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है, लोगों के रोजगार क्यों छिन गए, आज लोगों के घर के चूल्हे क्यों नहीं जल रहे, ये बताना चाहिए। इनको अपने आला कमान से आदेश मिलता है, वही ये करते हैं। तो कोल ब्लॉक पर मेरा स्पष्ट मानना है, ये कहा सीएम हेमंत सोरेन ने कि राज्य सरकार अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करेगी और तभी आगे बढ़ेगी। देखिए, कहावत है ना, बाबूलाल मरांडी जी के बारे में मैं तो यही कह सकता हूं कि नया नया मुल्ला बहुत ज्यादा प्याज खाता है। वही हालत है। अभी अभी वो बीजेपी में गए हैं, बहुत दिनों के बाद इनको एक मौका मिला है कुछ बातें रखने के लिए। पहले वो जान लें कि तथ्यात्मक क्या है। आज इनको कुछ नहीं मिलता है तो पूर्व की सरकार का रोना रोते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है? आज कितने लोगों का रोजगार छीना जा चुका है। और झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय अपनी बेबाकी को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सहित देश भर के कोल ब्लॉक की वैश्विक नीलामी की प्रक्रिया अपनाने को लेकर झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपने अधिकार और हिस्से के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराने को सरयू राय ने सही करार दिया है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का समर्थन भी किया है। सरयू राय ने कहा है कि राज्य सरकार का यह अधिकार है कि वो अपने राज्य के हिस्से और इसके अधिकार की मांग करे। राज्य सरकार के मामले पर एक तरफा कानून बना दिया जाता है जिससे राज्य को नुकसान होता है, तो राज्य सरकार को ये खल रही है बात कि आपने हमसे विमर्श तक नहीं किया। मैंने उनका समर्थन किया है कि मुकदमा करके सुप्रीम कोर्ट में आपने अच्छा काम किया है और इसलिए अच्छा काम किया है कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार हमारी बात नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, हो सकता है आप बात सुन ली जाए। सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात में कितना वजन है।
और झारखंड में चाइनीज सामान के बहिष्कार पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चाइना का सामान लेना है या नहीं लेना, ये भारत सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। कई विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल के सामान का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे? आज जो सीमा पर तनाव है, एक सीमा पर तनाव नहीं है, कई सीमा पर तनाव है। देखिए, चाइना का सामान लेना नहीं लेना यह भारत सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार का इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो किस दिशा में मौजूदा हालात को देख रही है। कई विशेषज्ञ इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। आज आप चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल और अन्य देशों का कोई सामान आएगा तो उसका बहिष्कार करेंगे किसका बहिष्कार। और पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद गठबंधन में कोई मतभेद या मतांतर नहीं है। एक अफवाह फैलाई गई है। दुमका और बेरमो का उपचुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। गठबंधन का फॉर्मूला फिट है, कहीं कोई बात नहीं है। जिसे जो सीट मिली है उस सीट से गठबंधन के तहत वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में कोई दरार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन के तहत वोटिंग हुई। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े हैं। गठबंधन की सरकार है। आने वाले जो उपचुनाव जो दुमका में होने जा रहा है या बरमो में होगा, गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये अफवाहें कुछ लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारा गठबंधन में कोई दरार नहीं है। रणनीति के तहत हम लोगों ने वोटिंग किए हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का आज 34वां स्थापना दिवस है और पार्टी इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय से संकल्प सभा को ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ गिरिडीह से आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया से विधायक लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित कई नेता मौजूद रहे। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। संकल्प दिवस को लेकर सभी विधानसभा प्रभारी, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। आपको बताएं कि 34 साल पहले 1986 में 22 जून को ही अलग झारखंड राज्य की मांग को गति देने के लिए और संघर्ष तेज करने के लिए आजसू की स्थापना की गई थी। पार्टी सुप्रीमो और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो सूबे के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली एक सीट पर जीत के बाद पार्टी काफी उत्साहित है। चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद में चूंकि हमारे हमको अपेक्षित सीटें नहीं मिली, तो हमारे नेताओं में कहीं न कहीं हतोत्साह की भावना थी। आज संकल्प दिवस के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को हम एक बार पुनः उत्प्रेरित करेंगे और आसन्न विधानसभा चुनाव, चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव, हम उसके तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठनात्मक तौर पर संगठन को मजबूत करने का संकल्प दें। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवीय मूल्यों पर सबसे ज्यादा बल देते हैं कि किन किन मानकों पर हम लोग कितना सुधार ला सकते हैं और कितनी जल्दी उन तक हम सुधार दे सकते हैं। हमें उस पॉइंट पर हम लोग उस पर कभी बैठ कर विचार करना चाहिए और विचार करके उनको फोकस करना चाहिए। बुनियादी चीजें हैं जो राज्य के हित में होना चाहिए, वह अभी भी नहीं हो पाया। कई बार सरकारें बनी, पहल भी होता है, लेकिन जमीन में या जमीनी हकीकत को जानने से अभी पता चलता है कि आज भी उनके सपने अधूरे हैं। इसलिए फिर से हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर फिर से लोगों के बीच में जाएगा, फिर से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आने वाले समय में इन सारे अधूरे सपनों को हम लोग पूरा कर सकें। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रविवार को बोकारो विधायक बिरंची नारायण से मुलाकात की थी। ये मुलाकात बिरंची नारायण के आवास पर हुई थी, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। लेकिन अब इस मुलाकात के बारे में बताते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि ये औपचारिक मुलाकात थी। उन्होंने इरफान अंसारी के बीजेपी में शामिल होने के कयासों को भी नकार दिया। कल जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके शहर में हूं, मैंने उन्हें आमंत्रित किया चाय पर।
उनका सम्मान भी किया। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे धर्म है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो मैं उनका सम्मान करूं, ये हमारे संस्कार हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने कहा कि दिघारी की घटना को लेकर हम उनसे वार्ता करने गए थे। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई उनके और हमारे बीच में। हाँ, यह भी सत्य है कि जिस प्रकार की खबरें कांग्रेस जनों ने उड़ाई है कि इरफान अंसारी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ मैंने उनको बुलाया और वार्ता की, यह भी गलत है। इरफान अंसारी कहीं से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोई बात नहीं हुई। सिंपल शिष्टाचार भेंट थी, इसको किसी और अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड में कोरोना संक्रमण की।